हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोगड़ा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो एमए कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण है, यू टेट या अदर स्टेट की जो हमारे पेपर हैं टेट के, सी टेट के, उसके लेवल से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। यदि वीडियो एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देखें, और यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, करीब मेरे एक हफ्ते में 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। इसमें मेरे स्टूडेंट्सों का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने भी वीडियो देखकर शेयर करके इन एक हफ्ते में 100 सब्सक्राइब करने का श्रेय शायद कुछ रह गए हैं, लेकिन ये चैनल कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट जो रहे हैं, पुराने स्टूडेंट, उनका योगदान भी रहा है। गांव के बहुत सारे दोस्तों का योगदान रहा है, और अदर दोस्तों ने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे इस चैनल बनाने में। और ये चैनल खासकर पहाड़ के उन व्यक्तियों के लिए है जिनके पास मैटर नहीं मिल पाता, जो गांव के ऐसे कोने से होते हैं जिनके पास हुनर होता है, जिनके पास लक्ष्य होते हैं, लेकिन वो उतनी ही मेहनत करते हैं जितने अदर व्यक्ति करते हैं, लेकिन उनके पास सामग्री ना होने के कारण वो पिछड़ जाते हैं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको सारा मैटर मिलेगा, लेकिन आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होगा, आपकी इच्छा शक्ति होगी तो आप जरूर मंजिल को प्राप्त करेंगे। और मेरा भी जुनून बढ़ेगा, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा कि आज मेरे पास इतने सब्सक्राइबर हैं, मुझे मेरे चैनल को लाइक करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। कहीं ना कहीं मेरा उत्साह आप हैं। यदि आप मुझे उत्साह देंगे, सहयोग देंगे, तो मैं और अच्छे तरीके से कार्य करूंगा। ज्यादा बातें ना करते हुए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत लंबा चैप्टर है, इसको हम खंडों में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की भूमिका। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता अधिकतर पश्चिमोत्तर भारत में विकसित हुई। यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया के सभ्यता के समतुल्य थी। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता से 12 गुना बड़ी थी। मतलब इतनी विकसित थी, इतना बड़ा क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है। और यदि अकेले मिस्र की सभ्यता से देख लें तो 20 गुना बड़ी थी। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का यदि क्षेत्र देखें तो पश्चिम में बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का जिला है, ठीक है, और पश्चिम पूरब में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर है, जो हिंडन नदी पर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा जो स्थल है दक्षिण भारत में दैमाबाद है, महाराष्ट्र में, और उत्तर में यदि देखें तो जम्मू कश्मीर का मांडा। ये इसका जो क्षेत्र, इसका जो आकार है त्रिभुजाकार है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल बहुत बार आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये प्रश्न आया है बहुत बार, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल बताइए, उसका आकार बताइए, तो त्रिभुजाकार आकार था। अब आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग नाम क्यों पड़े। सिंधु घाटी सभ्यता के 5 नाम है, जैसे हड़प्पा सभ्यता। क्यों कहा गया हड़प्पा सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? प्रथम नगरी सभ्यता क्यों कहा गया? सरस्वती सभ्यता क्यों कहा गया? कांस्युगीन सभ्यता। 5 नाम सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, 1947 से पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई। ठीक है। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम खोज होने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और 1947 से पूर्व भारत में 40 स्थलों की खोज की गई, और उन 40 स्थलों में से अधिकतर सिंधु नदी के तट पर होने के कारण इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है।
अगला, इसे प्रथम नगरी क्रांति क्यों कहा गया? मैंने अभी आपको बताया कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से 12 गुने बड़ी थी। जो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता थी, वो वहां जो नगर होते थे वो अस्त व्यस्त होते थे। वहां की जो गलियां होती थी वहां कीचड़ ही कीचड़ होता था। वहां विकसित अवस्था नहीं थी, नहरें नहीं थी, घरों जब पानी बारिश आती तो घरों तक पानी भर आता था ना। कच्ची ईंटों का प्रयोग वो लोग करते थे, ग्रामीण बस्तियां वहां थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसा स्थल था जो विकसित थी, जहां नगर विकसित हो गए थे ना। पक्की ईंटों का प्रयोग होने लग गया था, नगरी बस्तियां होने लग गई थी। इस कारण इस सभ्यता को प्रथम नगरी सभ्यता कहा गया है। अब आता है कि इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहा, इसे सरस्वती सभ्यता क्यों कहा है? 1947 के बाद भारत में लगभग 1400 स्थलों की खोज हुई और उसमें से 1100 जो स्थल थे वो सरस्वती नदी के तट पर पाए गए। इसलिए इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा गया। आज सरस्वती जो नदी है वो विलुप्त हो चुकी है, उसका नाम है घग्गर नदी। अभी हम जब वो पढ़ेंगे, स्थल पढ़ेंगे और उनके सामने जो हमारे पास नदियां हैं उनके बारे में हम समकक्ष इन दोनों को, साम्य इन दोनों को करेंगे आगे। अगला, कांस्ययुगीन सभ्यता, इस सभ्यता को क्यों कहा जाता है? प्रथम जब मानव ने धातु का प्रयोग किया, जब मानव ने प्रथम औजार बनाए तो पत्थर के बनाए और प्रथम जो धातु बनाई वो तांबा था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाया, तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाया, जिसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। ठीक है, यदि प्रश्न आता है कि क्यों इस सभ्यता को इस नाम से जाना जाता है, तो आपके सामने मैंने इसका सब कुछ बता दिया है कि क्यों इसे कहा जाता है। अब आता है कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा किसने की? सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज चार्ल्स मर्सन नामक एक अंग्रेज व्यक्ति ने की, जहां उन्होंने 1826 ईस्वी में बड़े बड़े टीले हड़प्पा में देखे और वहां ईंटों के ढेर देखे। इसका पता लगाया उन्होंने सर्वप्रथम। उसके बाद 1831 में भी एक अंग्रेज गए, जिन्होंने इसके बारे में पता लगाया कि यहाँ बड़े बड़े टीले और ईंटों के बारे में उसने बताया। 1856 में कनिंघम, जो पुरातत्विक हमारे व्यक्ति थे, पुरातत्व के अध्यक्ष थे जे.के. कनिंघम, इन्होंने 1856 में लाल डलहौजी के समय लाहौर और कराची के बीच जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो जॉन ब्रंटम और विलियम ब्रंटम दो भाई थे जो कनिंघम के नेतृत्व में इस स्थल की खोज कर रहे थे। या ईंटों का जो कार्य चल रहा था, न जो रेल का कार्य चल रहा था, उसमें कार्य कर रहे थे। जब खुदाई में कराची और लाहौर के बीच में रेल लाइन चल रही थी, तो इन्हें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ईंटें मिले। लेकिन अंग्रेज सरकार होने के कारण इन क्षेत्रों में ज्यादा कार्य नहीं हो पाया। ठीक है, ज्यादा कार्य न होने के कारण ये काम वहीं पर बंद हो गया। तो 1856 से लेकर 1921, देखो कितना साल गैप रहा। यदि अंग्रेज सरकार चाहती तो इसका विकास कर सकती थी, इनकी खुदाई कर सकती थी, और जो सभ्यता 1921 में मिली वो बहुत पहले मिल सकती थी। लेकिन अंग्रेज सरकार ने इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटाई और कार्य को बंद कर दिया। अब बात होती है, ये एक छोटा मोटा आपके पास भूमिका थी कि किस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा बहुत विकसित हुई। अब बात होती है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति क्या मानते हैं। आपकी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की विचारधारा सिंधु घाटी की उत्पत्ति से संबंधित रखी। इसमें 3 विचारधारा है। पहला, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में पहला ये आता है कि मेसोपोटामिया सुमेरियन, जो मेसोपोटामिया था एक ही पार्ट है सुमेरियन, जो मेसोपोटामिया विकसित हुई, मेसोपोटामिया थी अथवा सुमेरियन सभ्यता से मानते हैं। इसे विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत मानते हैं। लेकिन इसे कौन कौन मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में लोग आए, मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग यहाँ आए, यहाँ उन्होंने यहाँ की सभ्यता से घुले मिले, विकसित की यहाँ की सभ्यता को, यहाँ के नगरों को विकसित किया। इस तथ्य को मानने वाले विद्वान गार्डनचाइट, क्रेमर, जॉन मार्शल, डी कौसाम्बी, एस.डी. संकालिया, लियोनार्डो विल्ली मानते हैं। कौन कौन मानते हैं? गार्डनचाइल्ड, बी.डी. सावरकर, डी कौसाम्बी, जॉन मार्शल, लियोनार्ड विल्ली और क्रेमर।
इन लोगों का नाम याद होना चाहिए। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत ये मानते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में आए और उन्होंने ही यहाँ की सभ्यता को विकसित किया, जबकि इस सभ्यता को इस बात को इग्नोर कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो मेसोपोटामिया सभ्यता में कच्ची ईंटों का प्रयोग नहीं होता, वहां नगर विकसित होते, वहां ग्रामीण सभ्यता नहीं होती, वहां नगर अस्त व्यस्त ना होते। तो इस जो तथ्य है इसको बाद में नहीं माना भारतीयों ने कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अलग है और मेसोपोटामिया सभ्यता अलग है। ठीक है। दूसरा, देशी उत्पत्ति के सिद्धांत आते हैं दो। एक ईरानी बलूचिस्तान का विकसित जो हुआ, इन लोगों ने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता से जो पूर्व सभ्यताएं विकसित हुई, जैसे नाल, कुल्ली ना या आमरी, ये सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी समानता है। वहां के बर्तन, वहां के मृदभांड, इस प्रकार की समानता रखने से ऐसा पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और इन सभ्यताओं में बहुत सारी समानता है। इस बात को स्वीकारा विद्वानों ने कि ऐसा हो सकता है। और जो तीसरा सिद्धांत आता है या तीसरी मत जो है वो है भारत में श्रोति संस्कृत का विकसित होना। श्रोति संस्कृत राजस्थान में विकसित हुई। इस सभ्यता के जो जनक हैं अमलानंद घोष हैं, उनके साथ एक विद्वान है आलचंद दंपति हैं, इन्होंने भी इस मत को माना। डीपी अग्रवाल हैं, इन्होंने ये माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पीपल के पत्तों का प्रयोग जो किया जाता था और जो मृदभांड होते थे, औजार होते थे, रस्सी का जो प्रयोग करते थे, तो ये श्रोति संस्कृत में भी ये लोग करते थे और हड़प्पा सभ्यता में भी ये चीजें मिली हैं। तो इन दोनों साम्यों में, इन दोनों बातों में समानताएं हैं, जिससे इस बात को भी स्वीकार किया जाता है कि ऐसा हो सकता है। अब जो तीसरा बिंदु है, दो चीजें मैंने आपको बताई। पहला कि सिंधु घाटी की भूमिका, दूसरा सिंधु घाटी की उत्पत्ति सिद्धांत है मेसोपोटामिया से संबंधित साक्ष्य, दूसरा ईरानी बलूचिस्तान और तीसरा श्रोति संस्कृत। अब जो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से परीक्षा लेवल में बहुत सारी क्वेश्चन आते हैं। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम निश्चित नहीं है। उसका कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। इसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता में जो तिथि है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है। उसका कारण ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा नहीं गया है, सिंधु घाटी लिपि जो है वो पढ़ी नहीं गई है। इसकी वजह से अलग अलग विद्वानों ने इसका कालक्रम अलग अलग दिया है। ठीक है। तो उसमें कालक्रम में ये प्रश्न बहुत बार आपके कूट में आते हैं। यदि कूट से संबंधित पेपर आपके सामने होगा तो वहां पर इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है। तो ये वाले जो आपके सन हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इन पे भी आपने फोकस करना है। तो जो पहला विद्वान है एच फादर हिरास, सॉरी जरा उल्टा हो गया, फादर एच हिरास, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि बताई है वो 6000 बीसी बताई है, 6000 ईस्वी पूर्व बताई है कि सिंधु घाटी सभ्यता इस समय विकसित रही होगी। ठीक है। दूसरा आता है सर जॉन मार्शल, इनकी तिथि बहुत बार पूछी गई है, 3250 से 2750 इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि बताई है। तीसरा जो है माधव स्वरूप वत्स, बहुत बार पूछी गई है, 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। चौथी मैके का है, अर्नेस्ट मैके जिनका नाम है, 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईसा पूर्व अर्नेस्ट मैके ने बताई है। मार्टिमन व्हीलर, इन्होंने जो बताई है 2500 से 1500 बीसी बताई है। डीपी अग्रवाल ने 2300 से 1700 ईस्वी बताई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण रेडियो कार्बन तिथि, ये प्रश्न बहुत आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि रेडियो कार्बन में क्या है, तो वो है 2350 से 1750। ये इसका कालक्रम हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है। हाँ दोस्तों, ये चीजें, 3 चीजें मैंने आपको अभी बताई, भूमिका, उत्पत्ति और कालक्रम। अब जो चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो परीक्षा लेवल में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता और प्रमुख स्थल। वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में 1400-1500 स्थल हैं, लेकिन हमें परीक्षा लेवल से संबंधित 20 से 25 स्थलों के बारे में अध्ययन करना है,
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जब 1947 से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ 40 स्तरों की खोज हुई, लेकिन स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता में 1400 स्थल पाए गए। ये जो 1400 स्थल हैं 3 देशों में पाए गए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान में 2 ही स्थल पाए गए, पाकिस्तान में 425 पाए गए और पाकिस्तान में 3 स्थलों में वो 425 स्थल पाए गए, जिसमें बलूचिस्तान महत्वपूर्ण है, खासकर दक्षिणी बलूचिस्तान, पंजाब और बलूचिस्तान, नहीं दक्षिणी बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध, ये 3 प्रांतों में सिंधु पाकिस्तान में पाए गए। और भारत में 925 स्थल पाए गए। और भारत में भी स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल गुजरात में पाए गए। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अफगानिस्तान में वो 2 स्थल कौन से, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो 2 स्थल हैं मुंडीगौक और सुरतगोई। ये प्रश्न आता है कि अफगानिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के 2 स्थलों के नाम बताइए, तो मुंडीगौक और सुरतगोई। दूसरा, पाकिस्तान में सिर्फ 3 ही प्रांत याद रखने हैं, बलूचिस्तान, जो दक्षिणी बलूचिस्तान खासकर, इसमें 4-5 स्थल बहुत महत्वपूर्ण है। पहला डाबरकोट, ठीक है, दूसरा बालाकोट, 2 कोट पा गए, एक बालाकोट, दूसरा डाबरकोट। 2 कोह पा गए, शुद्ध कांगेडोर, शुद्ध काकोह, याद रखोगे, शुद्ध कांगेडोर और शुद्ध काकोह। शुद्ध कांगेडोर पश्चिमी स्थल है, सिंधु घाटी का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, शुद्ध कांगेडोर, जो दाशक नदी पर है। इसकी खोज डेल्स महोदय ने की थी। 4 स्थलों के नाम याद रख लोगे, बालाकोट, डाबरकोट, शुद्ध काकोह, शुद्ध कांगेडोर। शुद्ध कांगेडोर की स्थापना डेल्स महोदय ने की, दाशक नदी पर है, पश्चिमी स्थल है। ये पाकिस्तान के दक्षिण बलूचिस्तान के प्रांत है। अब पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के स्थल बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टिला, चन्नूदड़ो, सिंधु नदी पे है सबे, कोट दीजी, आमरी, अली मुराद और नालकुल्ली, याद रख लोगे। सिंधु घाटी सभ्यता में न सिंधु स्थल पर पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में जो स्थल है, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, कोट दीजी, आमरी, अली मुराद और नालकुल्ली। अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा, जिसकी सबसे पहले खोज हुई, जलीलपुर, डेरा इस्माइल, रहमान डेरी। ये हड़प्पा सभ्यता में न पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा, जलीलपुर, डेरा इस्माइल, रहमान डेरी, ठीक है। अब आता है कि भारत में किन किन राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए। तो पहला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक स्थल है मांडा, जो चिनाव नदी पर है, ठीक है। दूसरा, पंजाब प्रांत, भारत के पंजाब प्रांत में रोपड़, शंगोल, चक्रबाड़ा 86, डिरमंजरा और सरायकोला। हरियाणा में राखीगढ़, बनवाली, मीठाथल, बालू, कुनाल, सिसवल। राजस्थान में कालीबंगा। गुजरात के कच्छ, गुजरात में 2 प्रकार की खाड़ियां हैं, कच्छ की खाड़ी, जिसमें 3 स्थल है, बहुत महत्वपूर्ण है तीनों, ठीक है। 3 स्थल हैं, सुरकोतड़ा, धौलावीरा, देशलपुर, ये कच्छ की खाड़ी में है। खंबात की खाड़ी में लोथल, रंगपुर, भक्ताराव, मेघम, कुंतासी, शिकारपुर, ठीक है। खंबात की खाड़ी में क्या है, लोथल, बहुत बड़ा है, रंगपुर, भक्ताराव, मेघम, कुंतासी, शिकारपुर। महाराष्ट्र में जो दक्षिण भारत सिंधु घाटी का दक्षिणतम स्थल है, दैमाबाद, महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी पर। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम, गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा। यूपी के सहारनपुर में 2-3 जिले हैं। पहला सहारनपुर, इसमें 2 जिले हैं, 2 वो हैं स्थल, एक बड़ा गांव और दूसरा हुलास, ठीक है। मेरठ में आलमगीरपुर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीर, जो हिंडन नदी पर है, ठीक है। तो यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा विस्तार देखें तो उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद।
पश्चिम में शुतकांगेदोर और पूर्व में आलमगिरी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर पर त्रिभुजाकार। ये तीनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अब हम कल, मुझे लग रहा है वीडियो ज्यादा हो गया है, 20 मिनट के करीब। अब हम कल सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में पढ़ेंगे डिटेल। जो हमने आपको सारे स्थल बताए हैं अभी, वो हम कल पढ़ेंगे। सारे स्थलों में कौन कौन सी विशेषता पाई गई, जो एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। कल हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें। उम्मीद करता हूं फिर से आपको वीडियो पसंद आएगा। तब तक के लिए कल हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।